चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चलाया जा रहा स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू को इस समय विपक्ष ने देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा है। विपक्षी दलों को एसआईआर का डर इस स्तर तक सता रहा है कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए मिले समय में भी विपक्ष एसआईआर पर विरोध के बहाने संसद से वॉकआउट कर गया। अब ये स्थिति चाहे जिस कारण से बनी हो, पर यह साबित करने के लिए काफी है कि विपक्षी दल एसआईआर को लेकर चिंतित हैं और अपनी चिंता जाहिर करते हुए ये दल यहां तक कहते हैं कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर देश से लोकतंत्र मिटा रही है। अब देश का लोकतंत्र मिट रहा है, मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है, इसका फैसला हमें आम भारतीय पर छोड़ देना चाहिए। पर ऐसी घटनाएं हमें मौका देती हैं इतिहास में झांकने का भी और ये समझने का भी कि आज विपक्षी दल जो हैं वे जब सत्ता में थे तब ये देश लोकतंत्र की मजबूती का गवाह कितनी बार बना है। तो चलिए एक बार इतिहास में झांकते हैं और यही समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, इसके लिए हम इमरजेंसी की बात नहीं करेंगे। इमरजेंसी तो स्वतंत्र भारत का सबसे काला अध्याय रहा है। हमें इतिहास में उतना पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। हम तो बस आज से लगभग 20 वर्ष पीछे जाएंगे। ऐसा काल जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए 1 की सरकार चल रही थी। 2004 के आम चुनाव में भाजपा जीत नहीं सकी थी। कांग्रेस को मिली सीटों की संख्या भी भाजपा को मिली सीटों से बहुत अधिक नहीं थी। सीटों का अंतर शायद दहाई तक भी नहीं पहुंचा था। पर कांग्रेस ये नैरेटिव बनाने में सफल रही कि उसे देश की जनता ने विशाल मैंडेट दिया है और फासिस्ट ताकतों को हरा दिया है। खैर, तमाम नौटंकी के बाद मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी और चलने भी लगी। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने इस सरकार के ऊपर एक सुपर कैबिनेट बैठाया जिसे एनएससी के नाम से जाना गया। एनएससी अर्थात नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। ये काउंसिल इस बहाने बनाई गई थी कि चूंकि उसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, इसलिए सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली इस काउंसिल को जनता की भावनाओं की बेहतर समझ थी। ये बात और थी कि ये तथाकथित सिविल सोसाइटी के लोग वही थे जिन्हें कई वर्षों से एक्टिविज्म के नाम पर विदेशी फंड से मजे करने की आदत लग चुकी थी। एनएससी में रखकर ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया गया था जो 2002 के गुजरात दंगों के बाद मोदी विरोध नामक उद्योग चला रहे थे और इस दौरान तरह तरह के अपराध को अंजाम दे चुके थे। खैर, इस विषय पर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम आते हैं अपने मुद्दे पर। तो सरकार चलने लगी और 2005 में सोनिया गांधी ने पहली बड़ी नियुक्ति की। जी हाँ, तब नियुक्तियों का काम कैबिनेट वगैरह नहीं कर पाते थे। महत्वपूर्ण नियुक्तियां सोनिया गांधी ही करती थी। आप पूछेंगे कि ये नियुक्ति किसकी थी? उसका जवाब है चुनाव आयुक्त की। जी हाँ, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सोनिया गांधी करती थी, जो न तो प्रधानमंत्री थी, न ही विपक्ष की नेता और न ही कोई मंत्री। उन्होंने भारतीय संविधान के तहत पद और गोपनीयता की शपथ भी नहीं ली थी। हाँ, पर पावर इतना कि वे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती थी। और हाँ, हम यदि कह रहे हैं कि ये नियुक्ति सोनिया गांधी ने की थी तो इसे लिटरली लिया जाना चाहिए। आपको विश्वास न हो तो आप इंडिया टुडे की ये हेडलाइन देखिए। और ये चुनाव आयुक्त कौन थे? नवीन चावला। अब सवाल यह है कि नवीन चावला कौन है और चुनाव आयुक्त के पद पर उनकी ही नियुक्ति क्यों हुई? तो आइए थोड़ा नवीन चावला के बारे में जानते हैं। नवीन चावला आईएएस अफसर थे, सेंट स्टीफन से पढ़ने वाले। वही सेंट स्टीफन जिसका भारतीय सरकारी व्यवस्था में हमेशा से राज रहा है। नवीन चावला की तमाम पहचान में एक पहचान ये भी थी कि उन्होंने मदर टेरेसा की जीवनी लिखी थी। खैर, चूंकि चावला सेंट स्टीफन से निकले थे तो ये बात शायद ही किसी को आश्चर्यचकित करे, पर यह भी गजब का संयोग है कि मदर टेरेसा से प्रभावित लोग सोनिया गांधी के करीबी रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़े उससे पहले आइए देखते हैं कि नवीन चावला के बारे में जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता वाले उस कमीशन ने क्या कहा था, जिसे आपातकाल में हुई ज्यादतियों की जांच के लिए बनाया गया। अपनी रिपोर्ट में जस्टिस शाह लिखते हैं, Chawla, who served as private secretary to the Lieutenant Governor of Delhi, abused his position in an authoritarian and callous manner in cynical disregard of the welfare of citizens. चावला के बारे में जस्टिस शाह ये भी लिखते हैं, he exercised enormous power during the emergency because they had easy access to the then Prime Minister's house. वे आगे लिखते हैं, Chawla is unfit to hold any public office which demands an attitude of fair play and consideration for others. जिस व्यक्ति के बारे में शाह कमीशन के ये विचार थे, उस व्यक्ति को सोनिया गांधी ने चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था। कारण साफ था, जस्टिस शाह ने चावला के जो अवगुण गिनाए थे, सोनिया गांधी के लिए वही उनके गुण थे। चुनाव आयुक्त के पद पर चावला की नियुक्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को एक ज्ञापन दिया और चावला को इस पद से हटाने की मांग की। ये ज्ञापन देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कारण गिनाए?
भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि नवीन चावला पद पर बने रहने योग्य नहीं है, कि उनके बारे में जस्टिस शाह कमीशन के क्या विचार थे और कैसे गांधी परिवार के करीबी होने के कारण वे कांग्रेस के लिए पूर्व में काम करते रहे हैं। ऐसे में उनका निष्पक्ष रहना संभव नहीं है। इसके अलावा पार्टी ने एक और आरोप लगाया जो न केवल गंभीर था बल्कि वो चुनाव आयुक्त के उनके पद से सीधा संबंधित था। और ये आरोप क्या था? ये आरोप था नवीन चावला के परिवार द्वारा चलाए जा रहे 2 ट्रस्ट को MPLAD फंड से पैसे मिले हैं और ये बात चुनाव आयुक्त के पद पर नवीन चावला की नियुक्ति को अनटेनेबल बनाती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शिकायत केवल राष्ट्रपति को नहीं दी बल्कि एक ज्ञापन भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी सौंपा था। भारतीय जनता पार्टी की शिकायत के बाद जब तत्कालीन राष्ट्रपति ने सरकार से जवाब मांगा तब मनमोहन सिंह सरकार ने साफ कह दिया कि इन शिकायतों का कोई आधार नहीं था। नवीन चावला के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए थे वे निराधार नहीं थे। ये बात बाद में तब साबित हुई जब सोनिया गांधी पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त N गोपाल स्वामी ने जांच करवानी चाहिए और नवीन चावला ने 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के दूसरे सदस्य के साथ मिलकर जांच पर रोक लगवा दी। और ये दूसरे सदस्य कौन थे? ये दूसरे सदस्य थे SY कुरैशी, जो बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए और जिनके कार्यकाल के दौरान USAID के पैसे का इस्तेमाल करके भारत में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगा। खैर, मुख्य चुनाव आयुक्त गोपाल स्वामी ने चावला के चुनाव आयोग में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर राष्ट्रपति से लिखित शिकायत की और ये भी कहा कि उन्हें चुनाव आयुक्त के पद से हटा दिया जाए। और उन्होंने कारण क्या गिनाए? उन्होंने बताया कि चावला आयोग के फैसलों और मीटिंग में डिस्कशन को सोनिया गांधी के साथ शेयर करते थे। वे मीटिंग के बीच बार बार टॉयलेट जाने के बहाने निकलकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के साथ फोन पर बात करते थे और फिर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस से मुख्य चुनाव आयुक्त को तुरंत कॉल आता था। यहाँ भी मनमोहन सिंह सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त गोपाल स्वामी ने यह शिकायत जनवरी 2009 में की थी और ये रेकमेंड किया था कि चावला को चुनाव आयोग से निष्कासित कर दिया जाए। अब आते हैं उस केस पर जिसमें चावला और कुरैशी के चुनाव आयुक्त रहते हुए एक राजनीतिक दल के रूप में तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द करने का प्रयास किया गया। आइए समझते हैं ये केस क्या है। अप्रैल 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा भारत की पुकार टाइटल से एक CD जारी की गई। CD में बाबरी मस्जिद और गोधरा नरसंहार को आगे रखते हुए तथाकथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ बात की गई थी। इस CD में जो तथ्य थे उसके आधार पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में IPC की धारा 153A, 153B, 295A और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 124 के तहत FIR दर्ज की गई। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और इसके नेताओं जैसे लालजी टंडन और राजनाथ सिंह को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों न किया जाए। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने खुद को इस CD से दूर कर लिया और बताया कि ये CD पार्टी की प्रदेश इकाई के एक नेता मनोज मिश्र ने बनाई थी और ये CD पार्टी के आधिकारिक प्रचार मटेरियल का हिस्सा नहीं है। पार्टी के अन्य नेताओं का इससे कोई लेना देना नहीं है। लालजी टंडन को माफी मांगनी पड़ी। चुनाव आयोग ने 21 पेज का ऑर्डर जारी किया और पार्टी को आदेश दिया कि CD में जो कुछ भी कहा गया है, ये दिखाया गया है, पार्टी उसकी भत्स ना करे और सार्वजनिक तौर पर अखबारों में एक माफीनामा प्रकाशित करे। पार्टी ने चुनाव आयोग को बताया कि CD बनाने वाले नेता को पार्टी से निकाल दिया गया है, पर पार्टी इसके लिए माफी नहीं मांगी। चुनाव आयोग ने पार्टी को धमकाया कि वो इस मामले की जांच जारी रखेगा। खैर, बाद में चुनाव आयोग ने इस मामले को लटकाए रखा। 2010 में इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस भी दायर किया गया। ये सब कुछ ये कहते हुए किया गया कि चुनाव आयोग पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है। यदि हम आयोग के इस कदम की तुलना पिछले कई वर्षों में वर्तमान विपक्ष के आचरण से करें तो पाते हैं कि राजनीतिक वातावरण तब की अपेक्षा आज अधिक स्वतंत्र है। आज तो हम देख ही रहे हैं कि कैसे राजनीतिक दल और उसके नेता हिंदू समाज को टारगेट करते रहे हैं, पर चुनाव आयोग के पास समय नहीं है कि वो इन नेताओं को या उनके दलों को नोटिस भेजे। ये नेता ऐसे हैं जो मंत्री परिषद तक में है। हमने उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन को समूल नष्ट करने की बात सुनी, बिहार के एक मंत्री द्वारा हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ बोलते हुए सुना, दिल्ली में केजरीवाल सरकार के नेताओं को सनातन पर निशाना साधते हुए देखा। ये सब कुछ हमारे सामने हुआ, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कोई कदम उठाया गया हो ऐसा दिखाई नहीं दिया। शायद इसलिए क्योंकि अब चुनाव आयुक्त किसी परिवार या किसी एक व्यक्ति के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते। शायद इसलिए कि आज चुनाव आयोग में बैठे आयुक्तों के खिलाफ किसी कमीशन ने ऐसे विचार व्यक्त नहीं किए जैसे विचार जस्टिस शाह कमीशन ने नवीन चावला के बारे में व्यक्त किए थे।
शायद इसलिए भी क्योंकि केंद्र सरकार की कैबिनेट के ऊपर कोई सुपर कैबिनेट नहीं है जिसके सदस्य या जिसके अध्यक्ष ने संविधान के तहत पद और गोपनीयता की शपथ नहीं ली है। तो अगली बार जब विपक्ष के दल और उनके नेता आरोप लगाएं कि वर्तमान सरकार देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो वापस इतिहास में झांके और देखने की कोशिश करें कि इस तरह के आरोप लगाने वालों का अपना राजनीतिक आचरण तब कैसा रहा है जब वे सत्ता में थे। कारण ये है कि सत्ता में रहने वाले ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। और हाँ, ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शासन आदर्श भले न हो, लेकिन तुलनात्मक हमेशा रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमारी दूसरी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।